नेट फिजिक्स। अब हम देखते हैं कि नेट फिजिक्स की तैयारी के लिए क्या चीज़ तैयार की जाए ताकि आप इन 10 क्वेश्चंस में भी बेहतर परफॉर्मेंस करें और मैक्सिमम मार्क्स हासिल करने की कोशिश करें। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ तो ये है कि इसका सोर्स क्या होगा कि जो कुछ आप पहले इंटर लेवल में स्टडीज़ कर चुके हैं वही टॉपिक आप रिवाइज करें, वही टॉपिक आपकी बेसिस है। कुछ नई चीज़ें आ सकती हैं लेकिन वो भी उन्हीं कंसेप्ट पर मुश्तमिल होंगी जो आपने इंटर में स्टडीज़ की हुई हैं। तो आप देखेंगे आप किस तरह तैयारी करें। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है डेफिनेशन। आपको तमाम टर्म्स और तमाम फार्मूलाज की डेफिनेशन मालूम हो और जनरल कंसेप्ट पता हो कि इसमें जनरली क्या कंसेप्ट इनबिल्ट है। फिर प्रूफ और रिलेशन एंड फार्मूला। ये ज़रूरी नहीं है कि प्रूफ कैसे हुआ, अलबत्ता अगर किसी प्रूफ में स्टेप्स हैं तो स्टेप्स की इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको मालूम होनी चाहिए। अलबत्ता फार्मूले मालूम होना, याद होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि फार्मूलों की मदद से आप बहुत से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। फिर कांस्टेंट वैल्यूज़ को मेमोराइज करें, फैक्ट्स को मेमोराइज करें। तो ये नहीं है कि जिस तरह से आपने एफएससी में या ए लेवल में फिजिक्स पूरा साल पढ़ी थी उस तरह से नहीं, आप बेसिकली जनरल कंसेप्ट की तरफ ज़्यादा रहें तो बहुत अच्छी तैयारी हो सकती है और कम टाइम में और कम कंटेंट के साथ। अलबत्ता एक टॉपिक की लिस्ट मैंने यहाँ प्रोवाइड की है जो आप देख सकते हैं कि ये टॉपिक अगर आपको आते हैं तो ये सफिशेंट है। अलबत्ता कुछ नए टॉपिक्स आपको नज़र आएंगे, कुछ कम टॉपिक्स होंगे जो उससे ज़्यादा टॉपिक आप एफएससी में या ए लेवल में पढ़ चुके होंगे, तो वो भी इंपॉर्टेंट है। यानी कि ये ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ यही टॉपिक फिक्स कर लें, आपकी बेसिस यही रहेगी। अगर आपने इस सेक्शन में बेहतर परफॉर्म करना है तो एक ओवरऑल रिवीजन और कंसेप्ट क्लियर करने के बाद आप प्रैक्टिस क्वेश्चंस करें। ये सबसे इम्पॉर्टेंट है ताकि आपको एक जनरल कंसेप्ट पर बेस्ड क्वेश्चंस को हैंडल करने की प्रैक्टिस हो जाए। Rate of change of displacement of a body is called velocity, acceleration, momentum, inertia. तो rate of change of displacement यानी कि डेल्टा एस चेंज इन डिस्प्लेसमेंट ओवर चेंज इन टाइम, तो ये तो वेलोसिटी को शो करता है। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए। टेंसाइल स्ट्रेस इज इक्वल टू टेंसाइल स्ट्रेस फोर्स पर यूनिट एरिया। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। स्टैंडिंग वेव्स आर आल्सो कॉल्ड एज स्टैंडिंग वेव्स यानी कि अगर दो साइड पर आप एक रस्सी को इस तरह से अटैच कर दें तो इसको किसी जगह से प्लग करें तो उसके नतीजे में अगर ये वेव्स बनती हैं
तो इसके स्टैंडिंग वेव में जब ये रिफ्लेक्शन में आएंगी तो रस्सी में आपको ये वेव नजर आएंगी। ये हैं स्टैंडिंग वेव। स्टैंडिंग वेव को क्योंकि ये स्टेशनरी फील होती हैं तो इनको स्टेशनरी वेव भी कहा जाता है। इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। The tendency of rotation of a body along any axis is also called rotation यानी कि टार्क। किसी भी एक्सिस के गिर्द जो रोटेशन है वो टार्क है। जैसे कि ये अगर इस पॉइंट के गिर्द रोटेट कर सकती है रॉड, तो अगर हम इस पर फोर्स लगाएं तो ये इस तरह से जो रोटेट करेगी, इसको कहेंगे टॉर्क। इसमें टॉर्क प्रोड्यूस हुआ है। तो टेंडेंसी ऑफ रोटेशन ऑफ ए बॉडी अलोंग एनी एक्सिस इज आल्सो कॉल्ड एज टॉर्क। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द यूनिट ऑफ डिस्टेंस? एंगस्ट्रॉम, ये बहुत स्मॉल यूनिट है, 10⁻⁻10 की रेंज में जो ऑर्डर में होता है वो एंगस्ट्रॉम है। माइलस्टोन डिस्टेंस नहीं है। मिलीमीटर यूनिट ऑफ डिस्टेंस है। माइक्रोन माइक्रोमीटर के लिए, तो ये भी यूनिट ऑफ डिस्टेंस है, लेकिन माइलस्टोन नहीं है। माइलस्टोन होता है जो किसी सड़क के किनारे किसी रोड पर जो साइड पर लिखा होता है कि अगला शहर इतने डिस्टेंस पर है। तो आप अक्सर देखेंगे जब आप ट्रैवलिंग कर रहे हो हाईवे पर तो मुख्तलिफ जगहों पे एक स्टोन लगे होते हैं ज़मीन पर और उन पर डिस्टेंसेस लिखे होते हैं कि नेक्स्ट जो सिटी आ रहा है वो कितनी दूर है, तो वो माइल स्टोन कहलाता है। तो वो कोई यूनिट नहीं है डिस्टेंस का। इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए वेक्टर क्वांटिटी? वेक्टर क्वांटिटी, एनर्जी इज नॉट ए वेक्टर, मास इज नॉट ए वेक्टर, मोमेंटम इज ए वेक्टर। एंगल वेक्टर नहीं है। मोमेंटम एम वी, वी इसमें वेक्टर है। तो व्हेन ए वेक्टर इज मल्टीप्लाइड बाय स्केलर वी गेट अ वेक्टर। इसलिए मोमेंटम एक वेक्टर है, वेक्टर क्वांटिटी है। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी। द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन डिपेंड्स अपॉन। अब कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दो सरफेसेस के दरमियान जो रेजिस्टेंस होती है उसका जो कोफिशिएंट है इसकी सरफेस की रफनेस या इनकी नेचर पर डिपेंड करता है। जो सरफेसेस की जहाँ ये इन कांटेक्ट है इस पॉइंट पर, यहाँ जो मटेरियल है या जो सरफेस है उसकी नेचर पर डिपेंड करता है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन डी। एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी मैक्सवेल ने दी थी। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी। टॉर्क इज आल्सो डिफाइंड एज। टॉर्क को आप क्या कहते हैं? मोमेंट ऑफ फोर्स। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ बेस क्वांटिटी? बेस क्वांटिटी वॉल्यूम बेस क्वांटिटी नहीं है, लेंथ बेस क्वांटिटी है। वेलोसिटी बेस क्वांटिटी नहीं है, एरिया भी बेस क्वांटिटी नहीं है, लेंथ बेस क्वांटिटी है। इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। इन विच फॉर्म एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर? कैपेसिटर में एनर्जी स्टोर होती है इलेक्ट्रिक फील्ड की शक्ल में। इस तरह से अगर ये इलेक्ट्रिक चार्जेस हैं प्लस और माइनस, तो जो एनर्जी इसमें स्टोर होगी वो इलेक्ट्रिक फील्ड की शक्ल में होगी। इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। विच सेल कन्वर्ट सोलर एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेल, नो। गैल्वेनिक सेल, नो। रोटेटरी सेल, नो। फोटोवोल्टिक सेल, यानी कि रोशनी से जो वोल्टेज क्रिएट करता है वो फोटोवोल्टिक सेल। तो सोलर एनर्जी इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट होती है फोटोवोल्टिक सेल से। इसका आंसर है ऑप्शन डी। द डिस्टेंस कवर्ड बाय बॉडी इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड। डिस्टेंस ओवर टाइम इज इक्वल टू स्पीड। क्योंकि यहाँ डिस्प्लेसमेंट नहीं है। डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम अगर हम करें तो वो होगा वेलोसिटी, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। लेकिन यहाँ पर है डिस्टेंस ओवर टाइम, तो ये स्पीड के इक्वल है।
इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। कैथोड रे ऑसिलोस्कोप वर्क यूजिंग, कैथोड रे ऑसिलोस्कोप में इलेक्ट्रॉन यूज होते हैं, यानी कि ये यहाँ से ये हीटर से हीट जब प्रोड्यूस होती है तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन इमिट होते हैं और दूसरे साइड पर पॉजिटिव चार्ज मौजूद होता है जो इसको एक्सेलरेट कराता है और वो जाकर स्क्रीन को स्ट्राइक करते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन को यूज करती है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी। इन गोइंग फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम ए रे ऑफ लाइट, फॉर एग्जाम्पल ये डेंसर मीडियम है, ग्लास की शीट है, इसमें रेयर मीडियम ये इधर एयर है, यहाँ से लाइट इसके ऊपर स्ट्राइक करती है, पास होती है, तो आप ये देखें कि ये इस तरह बेंट होगी। अब किधर आ रही है, फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम हमने लेना है। अब ये डेंसर मीडियम है, यहाँ से रेयर मीडियम है ये एयर, ये डेंसर मीडियम है। तो लाइट जब इससे बाहर निकलेगी, अब इसका नॉर्मल है ये, तो ये इस तरफ बेंट होगी अवे फ्रॉम नॉर्मल, ये नॉर्मल है, लाइट हमेशा अवे फ्रॉम नॉर्मल होगी, डेंसर टू रेयर मीडियम, इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। एट कांस्टेंट प्रेशर द ग्राफ ऑफ V एंड T, तो V और T का अगर ग्राफ लें, ये T है इन केल्विन K में और इधर है वॉल्यूम, तो एक स्ट्रेट लाइन आपके पास आएगी और ये इस तरह से बैक पर, यहाँ पर ये लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी लो टेम्परेचर पर, तो ये एक स्ट्रेट लाइन होगी, इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। व्हाट इज एंगुलर मोमेंटम ऑफ बॉडी अंडर सेंट्रल फोर्स, एंगुलर मोमेंटम सेंट्रल फोर्स में, तो ये कांस्टेंट होगी। एंगुलर मोमेंटम ऑफ ए बॉडी अंडर सेंट्रल फोर्स इज ए कांस्टेंट, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए। बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर विस्कोसिटी ऑफ गैसेस, देखिए अब विस्कोसिटी ऑफ गैसेस बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर, आमतौर पे अगर आप सॉलिड्स को लें तो जब आप इनका टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो विस्कोसिटी ड्रॉप होती है, यानी कि का डिक्रीज होती है, लेकिन गैसेस के केस में क्या होगा कि गैसेस में मॉलिक्यूल वाइब्रेट कर रहे हैं, अगर हम इनका टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो ये एक दूसरे से ज़्यादा कोलाइड करते हैं, जिसकी वजह से विस्कोसिटी यानी कि रेजिस्टेंस टू फ्लो, ये फ्लो करना मुश्किल हो जाते हैं, तो इसलिए विस्कोसिटी इंक्रीज होती है, क्योंकि विस्कोसिटी क्या है, रेजिस्टेंस टू फ्लो, तो जब ये वाइब्रेट ज़्यादा करते हैं मॉलिक्यूल तो ये एक दूसरे से ज़्यादा कोलाइड करते हैं, तो इनकी फ्लो की जो रेजिस्टेंस है वो बढ़ जाती है, ये एक दूसरे को इंटरेक्ट करते हैं, इसलिए विस्कोसिटी इंक्रीज हो जाती है बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर। स्टेशनरी वेव्स कंसिस्ट ऑफ नोड्स एंड एंटी नोड्स, यस स्टेशनरी वेव्स, जैसे कि पहले भी मैंने इसको ड्रॉ किया था, तो देखें इसमें ये नोड्स, ये सारे नोड्स हैं, ये पॉइंट जहां ये जीरो एम्पलीट्यूड पर हैं, और ये एंटी नोड्स हैं, तो स्टेशनरी वेव्स कंसिस्ट ऑफ नोड्स एंड एंटी नोड्स, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। द स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट्स, इस साइड पर आपने लेना है टाइम और इधर ले लें डिस्टेंस, तो डिस्टेंस ओवर टाइम क्या होगा, दिस इज इक्वल टू स्पीड, तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट्स स्पीड, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। यूनिट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन डायमेंशनलेस है, इसका कोई यूनिट नहीं है, क्योंकि ये टू फोर्सेस की रेशो है, तो दोनों के दोनों को जब आप फोर्स के यूनिट में मेजर करेंगे, फोर्स का यूनिट न्यूटन, दूसरी फोर्स भी न्यूटन, तो ये क्रॉस होकर डायमेंशन लेस हो जाता है, तो इसलिए
इसका कोई यूनिट नहीं है, अलबत्ता इसको म्यू से रिप्रेजेंट किया जाता है, इसलिए इट हैज नो यूनिट। तो म्यू इसका आंसर नहीं होगा क्योंकि ये यूनिट नहीं है, ये सिर्फ रिप्रेजेंटेशन है इसकी। जैसे किसी एंगल को हम थीटा से रिप्रेजेंट कर देते हैं, तो ये कोई डिग्री नहीं है, थीटा रिप्रेजेंटेशन है। इसी तरह से कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन को म्यू से रिप्रेजेंट किया जाता है, ये उसका यूनिट नहीं है। इट इज डायमेंशनलेस, इट हैज नो यूनिट। So the answer is option D. A photon is considered to have energy. Yes, फोटॉन में एनर्जी होती है, तो यही इसका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन ए। The photoelectric effect was explained by Einstein. Option B is the correct answer. Above Curie temperature, iron is, आयरन फेरोमैग्नेटिक है। फेरोमैग्नेटिक वो मटेरियल होते हैं जो परमानेंट मैग्नेट बनाए जा सकते हैं, लेकिन अगर इनका टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ाया जाए तो ये अपनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज लूज करते हैं, इनकी जो अलाइनमेंट होती है वो डिस्टर्ब हो जाती है, और ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को लूज करके ये पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टीज इख्तियार कर लेते हैं। तो इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए कि अबव क्यूरी टेम्परेचर आयरन बिकम्स पैरामैग्नेटिक। हालांकि आयरन फेरोमैग्नेटिक है, लेकिन जब टेम्परेचर ज़्यादा करेंगे तो ये अपनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी लूज करेगा और ये पैरामैग्नेटिक हो जाएगा। एलिमेंट्स ऑफ डी ब्लॉक आर मेनली, डी ब्लॉक्स में मेनली ट्रांजिशनल एलिमेंट्स होते हैं, इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। What determines the color of light? कलर ऑफ लाइट किस चीज से डिटरमिन किया जा सकता है? इट्स वेवलेंथ। वेवलेंथ जितनी ज्यादा होगी रेड कलर की तरफ जाएगी, और जितनी कम होगी ये वायलेट की तरफ जाएगी। विजिबल लाइट्स वेवलेंथ रेंज, विजिबल लाइट की जो रेंज है वो होती है 0.39 टू 0.77 नैनोमीटर, इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। मेटल्स कैन डैश द लाइट बीम, मेटल्स पर अगर कोई लाइट बीम फॉल करती है तो वो रिफ्लेक्ट होती है, इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। रिफ्लेक्ट हो नहीं सकती क्योंकि लाइट उनमें एंटर नहीं होती, खुद ये प्रोड्यूस नहीं कर रही क्योंकि लाइट बीम की बात कर रहा है, इसलिए ऑल ऑफ द अबव इसका हो नहीं सकता था, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। द पावर ऑफ कनकेव लेंस इज, कनकेव लेंस, तो कनकेव लेंस इस तरह से होता है, तो ये डाइवर्जिंग लेंस है, तो इसकी पावर होगी नेगेटिव। अगर ये कन्वेक्स होता तो इस सूरत में ये कन्वर्ज करता है, लाइट्स को इकट्ठी करता है, जबकि ये डाइवर्ज करता है। तो इसकी पावर होती है पॉजिटिव और इसकी पावर होती है नेगेटिव। तो उसने दिया कनकेव लेंस, तो कनकेव लेंस ये है, इसलिए इसका आंसर है नेगेटिव, ऑप्शन बी। द डायमीटर ऑफ ए लेंस इज कॉल्ड, diameter of a lens is called its aperture, option B is the correct answer. When a body is in motion dash always changing, क्या चीज चेंज होती है जब बॉडी मोशन में हो? तो पोजीशन वेक्टर, क्योंकि ये अपनी पोजीशन चेंज कर रही होती है, इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। अब इट्स वेलोसिटी, बॉडी मोशन में हो तो जरूरी नहीं है कि उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही हो सकता है वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा हो, लेकिन कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करे या एक्सेलरेशन में, जरूरी नहीं है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन भी हो सकता, तो इसलिए ये दोनों इसके आंसर नहीं होंगे क्योंकि इसमें चेंज आ भी सकती है और नहीं भी, लेकिन पोजीशन वेक्टर तो हर सूरत में चेंज होगा जब बॉडी इन मोशन होगी। Which electromagnetic radiations
ट्रांसमिट हाईएस्ट फोटोन एनर्जी। हाईएस्ट फोटोन एनर्जी किस में ज़्यादा होगी? फोटोन की एनर्जी किस फोटोन में सबसे ज़्यादा एनर्जी होगी? जिसकी वेवलेंथ सबसे शॉर्ट होगी। दिए हुए चॉइसेस में से जिसकी वेवलेंथ सबसे शॉर्ट है उसकी एनर्जी सबसे ज़्यादा होगी। तो इंफ्रारेड की वेवलेंथ तो खासी बड़ी है माइक्रोवेव से और अल्ट्रावायलेट रेज से, लेकिन गैमा रेज की वेवलेंथ सबसे शॉर्ट है इन सब चॉइसेस में, तो इसलिए इसकी एनर्जी सबसे ज़्यादा होगी और करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। द ब्लू कलर ऑफ स्काई इज ड्यू टू। स्काई का ब्लू कलर क्यों है? क्योंकि जब लाइट सन से अर्थ की तरफ आती है तो दरमियान में अर्थ का एटमॉस्फेयर आता है जिसमें डस्ट पार्टिकल्स वगैरह होते हैं, उनसे लाइट की स्कैटरिंग होती है और ब्लू कलर रिफ्लेक्ट होकर वापस स्पेस में जाता है, तो वो हमें ऊपर महसूस होता है कि ये ब्लू कलर वहाँ मौजूद है। इसलिए ब्लू कलर ऑफ स्काई इज ड्यू टू स्कैटरिंग। स्कैटरिंग होगी तो ब्लू कलर रिफ्लेक्ट होकर वापस जाएगा और बाकी कलर्स नीचे आ रहे होंगे, इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी।